नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंदर उपराष्ट्रपति और कुछ तथ्य राष्ट्रपति के बारे में देखे, अब हम आगे इसकी तरफ चलते हैं कि हमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कुछ जुड़े हुए तथ्य हैं जो हमें परीक्षा के संदर्भ में याद रखने होंगे। प्लस इसी के साथ हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम राष्ट्रपतियों की चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको उन सभी राष्ट्रपतियों के नाम बताता हूं जो अब तक बनाए गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके पश्चात डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। इसके पश्चात हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको राष्ट्रपति बनाया गया। और चौथा नंबर पे वीवी गिरी, ये राष्ट्रपति बने। तो देखिए, सबसे पहले हम इन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल और इनके नाम देखते हैं, फिर इनके पश्चात एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद, इनके पश्चात नीलम संजीव रेड्डी, इनके पश्चात ज्ञानी जेल सिंह, फिर इसके पश्चात वेंकट रमन। देखिए, इनका कार्यकाल 1952 से 62, इनका कार्यकाल 62 से 67, इनका कार्यकाल 67 से 69, इनका कार्यकाल 69 से 74, का कार्यकाल 74 से 77, इनका 77 से 82, इनका कार्यकाल 82 से 87 और इनका कार्यकाल 87 से 92, 92। देखिए, सबसे पहले हम यहीं तक का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करें हम प्रथम राष्ट्रपति की। प्रथम राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद। ये पहला तथ्य तो ये ध्यान रखना है, देश के प्रथम राष्ट्रपति। देखिए, प्रथम राष्ट्रपति होने के साथ साथ अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद 1952 से लेकर 1957 और 1957 से लेकर 1962 तक देश में 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में रहे। वहीं पर हम बात करें 1952 से पूर्व की, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के मुक्त करके हमने राष्ट्रपति पद पर शपथ दिलाई। और ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को हीरालाल कानिया द्वारा, जो कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद, वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष पद से मुक्त करके राष्ट्रपति पद पर बिठाए गए। उसके पश्चात उन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। इसीलिए साथ ही हमारे देश में अब तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए हैं। अर्थात सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही अब तक हमारे देश में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। तो ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बिंदु, ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति
लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए, 1952 से 57 और 57 से 62। वहीं पर सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का है और अब तक देश में लगातार 2 बार चुनाव भी इन्हीं के द्वारा जीता गया है। इसके पश्चात 24 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक इन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष से राष्ट्रपति पद पर बिठाया गया और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया द्वारा 24 जनवरी 1950 को आपके प्रथम राष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात देखिए हम बात करते हैं राधा कृष्णन की, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं। देखिए राधा कृष्णन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमारे देश के ये प्रथम व्यक्ति है जो राष्ट्रपति में भारत रत्न प्राप्त करते हैं, अर्थात हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये हमारे देश के शिक्षाविद राष्ट्रपति है। वहीं पर थर्ड आपको ध्यान रखना है कि प्रथम राष्ट्रीय आपात यानी कि 352 का जो प्रयोग हुआ वो सबसे पहले इन्हीं के काल में किया गया। जैसा कि मैंने आपको जब आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ाई उस समय मैंने बताया था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे, तो जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो डॉक्टर राधा कृष्णन के समय लगाया गया। नेक्स्ट देखिए जाकिर हुसैन की बात करते हैं। देखिए राधा कृष्णन के पश्चात जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति बने। तो सबसे पहला बिंदु तो ये ध्यान रखिएगा, ये देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने के साथ ही यह ध्यान रखना है कि यह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ, यानी कि जब यह राष्ट्रपति पद पर थे उसी समय इनका निधन हो गया। इसलिए प्रथम राष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल के दौरान या पद पर मृत्यु हुई। इसीलिए ध्यान रखिएगा यह देश के सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी है। देश के सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 56 जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना सकते हैं। और आपको मैंने बताया था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा जैसे ही जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बनाए गए। तो ध्यान रखिएगा प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए, तो वीवी गिरी हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु उपरांत उपराष्ट्रपति जो थे उस समय वीवी गिरी थे। देखिए कुछ समय पश्चात इन्होंने भी अपना पद त्याग दिया, अर्थात त्याग पत्र दे दिया। अब देखिए ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, वहीं पर उपराष्ट्रपति ने अपना पद त्याग दिया है। तो फिर मैंने आपसे बताया था 56 नंबर अनुच्छेद में ही कि यदि राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बिठाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही वीवी गिरी ने त्यागपत्र दिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो गए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के
उच्चतम न्यायालय के हिमायतुल्लाह को दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया क्यों? क्योंकि उस समय हिदायतुल्लाह आपके देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे और इसी कारण हिमायतुल्लाह देश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी तक एकमात्र व्यक्ति है हिदायतुल्लाह जिन्हें तीनों पदों पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं अभी तक। इसके पश्चात देखिए आपके अगले राष्ट्रपति बने वी.वी. गिरी। वी.वी. गिरी में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, वो ये है यह देश के एकमात्र राष्ट्रपति है जो द्वितीय वरीयता मतदान प्रणाली से जीते, यानी कि इन्हें पहली बार में राष्ट्रपति को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए दूसरी बार में न्यूनतम कोटा प्राप्त होने के कारण यह द्वितीय वरीयता से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति है। ध्यान रखिएगा, यह निर्दलीय राष्ट्रपति भी कहलाते हैं। निर्दलीय राष्ट्रपति भी कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने ना किसी पार्टी से चुनाव लड़ा बल्कि सीधे ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के पद पर भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, अगले राष्ट्रपति है फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद। देखिए फ़खरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो यह देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। देखिए पहले जाकिर हुसैन हैं, दूसरे फ़खरुद्दीन हैं और इसके पश्चात अभी तक किसी भी राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा, यह दूसरे राष्ट्रपति है जिनकी पद पर मृत्यु हुई है, इसीलिए आज तक दूसरे राष्ट्रपति है जिनका सबसे कम कार्यकाल है। देखिए सबसे ज़्यादा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का माना जाता है, वहीं पर सबसे कम कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का माना जाता है और उसके पश्चात जाकिर हुसैन के पश्चात फ़खरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति बने जिनका सबसे कम कार्यकाल है। अब देखिए जैसे ही राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, आपको पता है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा और देश के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती बनाए गए। तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति देश के बी.डी. जत्ती बनाए गए। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमारे देश में अब तक 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई और ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिनके कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए, जिसमें सबसे पहले वी.वी. गिरी, उसके पश्चात हिदायतुल्लाह, उसके पश्चात हमने देखा कि बी.डी. जत्ती तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अभी तक देश में 3 ही राष्ट्रपति कार्यवाहक रहे हैं और 2 ही राष्ट्रपतियों की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, इसीलिए बाकी अन्य सभी राष्ट्रपतियों का जो कार्यकाल है वो पूरा 5 वर्ष रहेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान रखने योग्य है कि यह राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के
अध्यक्ष थे या लोकसभा के स्पीकर थे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यह एकमात्र राष्ट्रपति है, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। यहाँ पर निर्विरोध से तात्पर्य है कि जब इन्हें राष्ट्रपति पद पर बिठाया गया तो इनके सामने कोई दूसरा उम्मीदवार चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ, तो इसीलिए देश के एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुनाव जीते। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानी झैल सिंह की बात करते हैं। देखिए, ज्ञानी झैल सिंह की बात करें तो एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में डाक बिल पर जेबी वीटो का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा विधेयक है डाक बिल, पोस्ट बिल, जिसके ऊपर अभी तक जेबी वीटो का प्रयोग किया गया और वह एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट देखिए, वेंकट रमन की बात करें, इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ विशेष नहीं रहा है। इसके पश्चात देखिए, वेंकट रमन के पश्चात जो हमारे राष्ट्रपति बने वह है शंकर दयाल शर्मा। इनके पश्चात KR नारायणन, इनके पश्चात अब्दुल कलाम, इनके पश्चात प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, और रामनाथ कोविंद। देखिए, बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा की। देखिए, इनके कार्यकाल के अंदर एक ही घटना फेमस है और उसकी बात करें तो आपको पता है 73वां और 74वां संशोधन 1992 में हुआ और उसके माध्यम से स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जो आपका पंचायती राज है और नगरीय निकाय है उन्हें 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान के अंदर अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12 को इसमें सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से शंकर दयाल शर्मा का योगदान पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। इनके पश्चात अगर हम बात करें तो हम KR नारायणन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इनके काल की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यह देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति है। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति है। दूसरी बात करें KR नारायण के बारे में तो ध्यान रखिएगा 2 शताब्दियों में कार्यकाल रखने वाले राष्ट्रपति है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने पिछली शताब्दी में भी कार्य किया और अगली शताब्दी में भी कार्य किया, इसलिए
इनके कार्यकाल को हम 2 शताब्दियों में शामिल करते हैं। इनके पश्चात देखिए बात करते हैं अब्दुल कलाम की। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यह अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति है। राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं था, यह एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक से ही राष्ट्रपति पद पर आए। तो इस प्रकार इसीलिए हम इन्हें अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, अराजनीतिज्ञ। ठीक है। इसके पश्चात देखिए इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा भी दी जाती है। मिसाइल मैन की संज्ञा। और तीसरी बात जो इनके काल की महत्वपूर्ण है वह यह है कि देश में सूचना का अधिकार लाया गया। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इसीलिए जो तीसरी घटना है वह भी महत्वपूर्ण घटना है, पूछी जाती है। इसके पश्चात देखिए बात करें हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, यह प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरा ध्यान रखिएगा, इनके काल के अंदर यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि इनके काल में आरटीई अधिनियम 2009 पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को स्वीकृति दी गई और 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट 2009 लागू कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है आरटीई 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और वहीं राजस्थान में इसे 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए प्रणब मुखर्जी की हम बात करें तो प्रणब मुखर्जी के अंदर देखिएगा, यह राष्ट्रपति बनने से पहले देश में वित्त मंत्री रहे और 8 अगस्त 2019 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, यह नतीजा लेटेस्ट में है कि 8 अगस्त 2019 को इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके पश्चात देखिए हम बात करेंगे रामनाथ कोविंद की। देखिए देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति। दोस्तों ये तथ्य हैं, इनसे जुड़े हुए सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इनको आपको याद करना पड़ेगा और इनका यही सल्यूशन है। दूसरे दलित राष्ट्रपति, एक बात और ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने इन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। 25 जुलाई 2017 को जगदीश सिंह खेहर के माध्यम से इनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। तो इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद जो कि वर्तमान में हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति है, वहीं पर क्रमागत रूप से अगर राष्ट्रपतियों की संख्या पूछी जाए तो आप इसका आंसर करेंगे 15, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से 14 हैं और क्रमागत रूप से अब तक देश में 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल हम यहाँ पर 2 बार काउंट करेंगे, तो इसीलिए 2 बार काउंट होते ही यहाँ पर यह संख्या 15 तक पहुँच जाएगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 2 बार है, इसलिए क्रमागत रूप से देश में 15 राष्ट्रपति और व्यक्तिगत रूप से देश में अब तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे,
और उसका नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, CAG। देखिए दोस्तों, बात करें इनकी तो इनका उल्लेख भी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख मिलता है। देखिए, अगर हम बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो आपको याद होगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है वह हमने ब्रिटेन से लिया है, अर्थात हमें ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव दिखाई देगा इस पद पर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़, यह पद हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक सदस्यीय होता है, एक सदस्यीय होता है, अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में केवल एक ही व्यक्ति होता है जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, CAG के नाम से जानते हैं और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कह सकते हैं। तो इसीलिए यह एक सदस्यीय होता है। जबकि दोस्तों आपको बता दूं कि यह अपना कार्य किसी से भी करवा सकता है। आपको पता हो तो आपने देखा होगा, जो AGO में अधिकारी होते हैं, महालेखाकार होते हैं, यह अपना कार्य उनसे भी करवा सकता है। इसके पश्चात देखिए, इस व्यक्ति के बारे में हम बात करें तो इसकी नियुक्ति, इसको शपथ, इसका त्यागपत्र, तीनों के तीनों कार्य राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, उसे शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और उसका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेता है। वहीं पर यदि इसे हटाना हो तो ध्यान रखिएगा, यह उसी रीति से हटता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हटाए जाते हैं और उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाता है, अर्थात संसद की जांच करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जाता है। अर्थात जब संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो उसके पश्चात राष्ट्रपति इसे अपने पद से हटा देगा। इसके पश्चात देखिए, बात करें हम कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जब एक सदस्यीय होता है तो इससे तात्पर्य है कि यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए ऑडिट एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाती है, अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही केंद्र सरकार की भी ऑडिट की जाती है और राज्य सरकार की भी ऑडिट की जाती है। अर्थात यह केंद्र सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा करने का कार्य करता है। लेखा जोखा करेगा केंद्र सरकार के खर्चों का और इधर भी लेखा जोखा करता है राज्य सरकार के खर्चों का। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य दोनों का लेखा जोखा करना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य है, परंतु केंद्र सरकार के लेखा जोखा की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करवाता है या प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा, जिसे राष्ट्रपति संसद में रखता है, वहीं पर राज्य सरकार के खर्चों की जो रिपोर्ट होती है यह राज्यपाल को प्रदान की जाती है और वहीं पर राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है। राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के लेखा जोखा करेगा और राज्य सरकारों का लेखा जोखा करेगा, परंतु लेखा जोखा की जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार की राष्ट्रपति को देता है और राज्य सरकार की राज्यपाल को। राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाता है और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में रखवाता है। वहीं पर दोस्तों, अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में जो अंतिम बिंदु है वह है उसका कार्यकाल। ध्यान रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल
6 वर्ष होता है या फिर हम 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपना पद समाप्त करना पड़ता है, पद त्याग करना पड़ता है। या तो 6 वर्ष पूरे हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, दोनों में से किसी भी एक शर्त को उसे पूरा करना होता है। इसी के साथ दोस्तों हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम कुछ राष्ट्रपति से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बात करेंगे। तो हमारी ये दोनों यूनिट आज कंप्लीट होती है। अब हमारे कुछ तथ्य और हैं जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और वह है प्रधानमंत्री पद से जुड़े हुए तथ्य, जिनके बारे में भी हम कल की क्लास में बात करेंगे। और उसके पश्चात दोस्तों हम हमारा नया चैप्टर, जिसे हम संसद कहते हैं, वहाँ से अध्ययन शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।